सर्वप्रथम आप सभी प्रतियोगी मित्रों का एडुओरिगा के लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ से जीवन कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर के जरिए हम लोगों ने प्रोनाउन को लर्न करने के लिए एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की थी और हम लोगों ने सबसे पहली वीडियो में प्रोनाउन की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल और पर्सनल प्रोनाउंस की डेफिनेशन तक अपने सफ़र को तय किया। इसके बाद में हम लोगों ने एक सेकंड वीडियो अटेंड की। उस सेकंड वीडियो में हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन को इन डेप्थ एंड डिटेल पढ़ने की कोशिश की और हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शब्दों का अध्ययन किया और ये जानकारी हासिल की कि पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस को इंग्लिश लैंग्वेज में किस प्रयोजन के लिए शामिल किया गया है और उन्हें हम लोग खूबसूरत तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। आज का यह वीडियो लेक्चर पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत पाए जाने वाले अन्य केसेस के अंतर्गत आने वाले शब्दों के ऊपर विचार विमर्श को लेकर के है। यानी आज का यह वीडियो लेक्चर भी पर्सनल प्रोनाउन की लर्निंग सीरीज में शामिल होने वाला वीडियो लेक्चर है। तो चलिए बिना किसी समय की बर्बादी के हम लोग आज का यह वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और पर्सनल प्रोनाउन के जानकारी में जो भी बातें शेष रह गई थी उन सभी बातों को सीखने की एक बेहतरीन कोशिश करते हैं। तो मित्रों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का अध्ययन किया था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उसी लर्निंग सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो हम लोग आज भी पर्सनल प्रोनाउंस के ही बारे में कुछ तथ्य को सीखने वाले हैं। किसी भी टॉपिक पर जाने के पहले मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि आप मेरे साथ साथ चीज़ों को लिखने की कोशिश करें और साथ ही में अगर कहीं पर आपको किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएट करने में, उच्चारित करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो उस शब्द को बिना उच्चारित किए हुए आप आगे न बढ़ें, क्योंकि लैंग्वेज को सीखने का जो सबसे दो इफेक्टिव तरीका होता है वो स्पीकिंग और राइटिंग का होता है और यही दो तरीके आपको लैंग्वेज में एफिशिएंट बनाते हैं या प्रोफिशिएंट बनाते हैं, जिसके आधार पर आप भाषा को बेहतरीन तरीके से यूज कर पाते हैं। तो आइए हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस के अंतर्गत चलते हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस के बारे में सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर आपके सामने हेडिंग लगा देता हूँ कि मैं आज आपको पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस के बारे में सर्वप्रथम अवगत कराना चाहता हूँ। तो अगर हम लोग बात करें पर्सनल प्रोनाउंस की, तो पर्सनल प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत हम लोगों ने कई सारे शब्दों को पढ़ रखा है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत हम लोगों ने कई सारे शब्दों को पढ़ रखा है। तो मैं पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत जितने भी प्रकार के शब्द हैं उन सभी को एक बार आपके सामने लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत जितने भी प्रकार के शब्द हैं पर्सनल प्रोनाउन के, उन सभी शब्दों को मैं यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ। पर्सनल प्रोनाउंस को, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 पर्सन में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर उन बातों को भी नोट करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट पर्सन। भाई, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्टिव केस के बारे में अगर बात की जाए तो हम लोगों के पास में 2 प्रोनाउन हैं। ठीक है, और वे 2 प्रोनाउन कौन कौन से हैं? फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत जो 2 प्रोनाउन है वो आई है और इसके अतिरिक्त वी है। और आई के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी कि भाई जो आई है ये कैसा है? सिंगुलर है, यानी जब स्पीकर या राइटर केवल अपने बारे में बात करना चाहेगा तो सब्जेक्ट की जगह पर आई का उपयोग करेगा, और यदि स्पीकर या राइटर अपने साथ साथ कई लोगों को शामिल करके सभी की तरफ से कोई बात कहना या लिखना चाहेगा तो सब्जेक्ट की जगह पर वी का प्रयोग करेगा। इसके बाद में हम लोगों ने बात की थी सेकंड पर्सन की। इसके बाद में हम लोगों ने बात की थी किसकी? सेकंड पर्सन की। तो अगर हम लोग सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन के अंतर्गत लिसनर, रीडर और ऑडियंस को शामिल किया गया था और ये कहा गया कि यदि स्पीकर या राइटर लिसनर, रीडर और ऑडियंस के बारे में कुछ कहना चाहता है तो सब्जेक्ट की जगह पर यू का प्रयोग कर सकता है सब्जेक्टिव केस में। और फिर इसके बाद में हम लोगों ने बात की थी थर्ड पर्सन की, जो कि नॉन पार्टिसिपेंट कैंडिडेट के लिए बना हुआ है। तो थर्ड पर्सन में हमारे पास में कई सारे प्रोनाउंस हमको मिले थे। यहाँ से मैं इस शब्द को हटा देता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने थर्ड पर्सन में किन किन शब्दों के बारे में बात की थी?
हमने कहा था कि भाई ये नॉन पार्टिसिपेंट लोगों के लिए बना हुआ है और जो है इसके अंतर्गत ही हमारा प्रोनाउन होता है, इसके अतिरिक्त हमारे पास सी होता है, इसके अतिरिक्त हमारे पास में दे होता है और एक लास्ट प्रोनाउन होता है जो थर्ड पर्सन में ही शामिल किया जाता है, लेकिन उसे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन ना बोल करके हम लोग क्या बोलने लगते हैं, इम्पर्सनल प्रोनाउन उसको बोलने लगते हैं। तो इसको भी हम लोग साथ साथ यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्योंकि इसके भी नियमों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे हम लोग इन सारे प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं वैसे ही हम लोग इट का भी प्रयोग कर लेते हैं। और मैटर ऑफ द फैक्ट अगर हम लोग बात करें इट की तो ये पर्सनल से ही संबंधित है क्योंकि इम्पर्सनल शब्द में पर्सनल शब्द आपका छिपा हुआ है, यानी जो नियम पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर अप्लाई होते हैं वे सारे के सारे नियम इम्पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर भी अप्लाई किए जाते हैं, बस केवल रिवर्सल ऑर्डर में इन सारी बातों को फॉलो किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने बात की थी कि भाई जो यू है ये हमारा सिंगुलर भी है और इसी के साथ साथ में प्लूरल भी है, मतलब एक वचन के लिए भी और बहुवचन के लिए भी, दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। और अगर हम लोग ही की बात करें तो ही का उपयोग हम लोग तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट मैस्कुलिन जेंडर का होता है और उसी के साथ साथ में सिंगुलर होता है और वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम होता है। और सी का उपयोग हम लोग तब करते हैं जब हम लोग फेमिनिन जेंडर के सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करना चाहते हैं, जब हम लोग फेमिनिन जेंडर के सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करना चाहते हैं। और दे का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हम लोग कॉमन जेंडर के प्लूरल सब्जेक्ट की बात करना चाहते हैं। और इट का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम लोग न्यूटर जेंडर के सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करना चाहते हैं। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में लर्न कर ली थी और बहुत ही कायदे से इनको एग्जाम्पल्स के बेसिस पे समझ भी लिया था कि भाई पर्सनल प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव केस है वो 3 सेक्शन में बटे हुए प्रोनाउंस के शब्दों को शामिल करके लिखा जाता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे और इट। इसके बाद में आज के वीडियो लेक्चर की बात करें तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इन्हीं सारे प्रोनाउंस के ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव केस नाउन का या प्रोनाउन का क्यों प्रयोग किया जाता है, ठीक है, या कहाँ प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोगों ने सीखा था कि भाई जो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है उनका प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट की जगह पर करते हैं किसी भी नाउन का रिप्लेसमेंट करने के लिए, या फिर स्पीकर, राइटर, लिसनर, रीडर और ऑडियंस को सब्जेक्ट बना करके कोई बात कहने के लिए। उसी तरीके से हम लोग सीधे सीधे तौर पर ऑब्जेक्टिव केस की भी डेफिनेशन बना सकते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत जितने भी पर्सनल प्रोनाउन आएंगे उनका उपयोग हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो नाउन होगा उसे रिप्लेस करने के लिए करेंगे, या फिर स्पीकर, राइटर, लिसनर, रीडर और ऑडियंस को ऑब्जेक्ट बना करके कोई बात कहने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। तो भाई अब यहाँ पर जो बात शेष रह जाती है वो ये कि जितने भी आपने पर्सनल प्रोनाउन अभी तक सीख रखे हैं इन सारे पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस कैसे होते हैं। तो अगर हम लोग आई की बात करें तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, और वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। इसी तरीके से यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है यू। और यहाँ पर एक बात नोट करने लायक ये है कि भाई यू वो पहला प्रोनाउन हुआ जिसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक शब्द के द्वारा प्रयोग किया जाता है, एक शब्द के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और अगर हम लोग ही की बात करें तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो गया हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा आपका हर, और दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा आपका देम, और इट का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा इट। यानी यहाँ पर एक और बात फिर से आपको कॉमन मिली क्या कि भाई यू और इट ये दो ऐसे पर्सनल प्रोनाउन है, या ये कह लीजिए कि एक पर्सनल है और एक इम्पर्सनल है, यानी ये दो ऐसे प्रोनाउन हैं जिनका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक जैसा होता है। तो हम लोगों ने यहाँ तक इतनी बातें सीख ली कि भाई सब्जेक्टिव केस के इतने प्रोनाउन हैं और इन सारे प्रोनाउन के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ इन दीज मतलब जो है इन सारे वर्ड्स का है वो हमारे सामने यहाँ पर राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। और हम लोगों ने ये भी बात लर्न की कि भाई ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इज गोइंग टू बी यूज्ड
when we are going to replace a noun at the place of object within a sentence। मतलब किसी भी एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पर पाए जाने वाले नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव केस के पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। या फिर अगर नाउन को रिप्लेस नहीं करना है, स्पीकर, राइटर, लिसनर, रीडर और ऑडियंस को यदि ऑब्जेक्ट बना करके पेश करना है तो भी हमें वहां पर क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस के पर्सनल प्रोनाउन का उपयोग करना पड़ेगा। बातें आपको समझ में आई? तो यहां पर हम लोग इन सारी बातों को नोट कर सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस के पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त नाउन को रिप्लेस करने के लिए अथवा या स्पीकर, राइटर, लिसनर, रीडर या ऑडियंस को ऑब्जेक्ट बनाकर या ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किया जाता है। बात आपको समझ में आई? तो इतनी सी बात आपको नोट करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप बार बार चीज़ों को भूलते रहते हैं और आप इंग्लिश लैंग्वेज के शब्दों का प्रयोग गलत जगह पे गलत तरीके से करना शुरू कर देते हैं। मतलब जहाँ पे सब्जेक्टिव लगाना चाहिए वहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव लगा बैठते हैं और जहाँ पे ऑब्जेक्टिव लगाना चाहिए वहाँ पे सब्जेक्टिव लगा बैठते हैं। तो हम लोगों ने क्या बोला, हमने कहा जब स्पीकर या राइटर को खुद को सब्जेक्ट बना के कुछ कहना होगा तो आई और वी लगेगा सब्जेक्ट की जगह पर, और यदि लिसनर, रीडर या ऑडियंस को सब्जेक्ट बना के कुछ कहना होगा तो यू लग जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे। और यदि किसी नाउन को रिप्लेस करना है तो इन चारों प्रोनाउंस में से किसी एक प्रोनाउन का प्रयोग कर लिया जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे रिप्लेसमेंट करने के लिए। और फिर हमने कहा कि जो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउंस जितने भी ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे उनका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे, किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त नाउन को रिप्लेस करने के लिए या स्पीकर, राइटर, लिसनर, रीडर या ऑडियंस को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किया जाता है। और ऑब्जेक्टिव केस के पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से हो गए, मी हो गया, अस हो गया, यू हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, देम हो गया और इट हो गया। इट को हम लोग पर्सनल में ही सीख लेते हैं क्योंकि ये पर्सनल का जस्ट उल्टा है। तो जो नियम आपके पर्सनल पे अप्लाई होंगे वो नियम आपके इम्पर्सनल पे भी अप्लाई हो जाएंगे। बस हमको केवल जिन तथ्यों के लिए इनका प्रयोग करना होगा उन तथ्यों के लिए हम लोग इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। बात आपको समझ में आती है? तो हम लोगों ने इतनी बातें लर्न कर ली भाई कि ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस के अंतर्गत कितने शब्द होते हैं और उनका इंग्लिश लैंग्वेज में आने का प्रयोजन क्या है और उन्हें हम लोग कैसे उपयोग में लाते हैं। आइए इन सारी बातों को हम लोग एग्जाम्पल्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई मैं आपके सामने कुछ एक एग्जाम्पल्स लिखने की कोशिश करता हूँ जिसमें स्पीकर को, राइटर को, लिसनर, रीडर या ऑडियंस को ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की जाएगी या फिर किसी थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उसका रिपीटेशन हो रहा होगा यानी उसका पुनरावृत्ति हो रही होगी, वो फिर से आ रहा होगा। इस वजह से उसकी जगह पे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के शब्दों का उपयोग करके उसे रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एक शब्द लिखा, जैसे मान लीजिए मैं एक अनुवाद करना चाहता हूँ, एक ट्रांसलेशन करना चाहता हूँ। रमेश ने मुझे एक पुस्तक दी। मैं एक ट्रांसलेशन यहाँ पर करना चाहता हूँ। रमेश ने मुझे एक पुस्तक दी।
अगर हम इस पूरे सेंटेंस का अनुवाद करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, टेंस एस्पेक्ट सिस्टम कौन सा है, यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी लगेगी, प्राथमिक सहायक क्रिया कौन सी लगेगी और मेन वर्ब का फॉर्म कौन सा लगेगा। ठीक है ना, इन सारी बातों को हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। बहरहाल अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कार्य करने का काम किसने किया, रमेश ने, तो डूअर रमेश हुआ। अगर ये डूअर है और ये एक साधारण सेंटेंस है तो डूअर हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर क्या लिख देंगे, रमेश। अब इसके बाद बात आती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के सेक्शन की, तो हमें पहले टेंस एस्पेक्ट सिस्टम देखना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें टेंस एस्पेक्ट सिस्टम की तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये वाक्य लिखा गया है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस लिखते समय किसी भी प्रकार के हेल्पिंग वर्ब का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, बजाय इसके हम लोग किसी भी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पे गिव हमारी वर्ब है और गिव का सेकंड फॉर्म हो जाएगा गेव, तो हो जाएगा रमेश ने दी, मतलब रमेश ने दिया। अब क्या दिया, एक पुस्तक। अगर ये पुस्तक न रहे तो ये देने का कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता। इस वजह से हम लोग कहेंगे कि ये जो एक पुस्तक यहाँ पे लिखा गया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड जस्ट आफ्टर द मेन वर्ब। अगर हम लोग सिंटैक्स की बात करें तो मेन वर्ब के तुरंत बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देना चाहिए और विदाउट एनी प्रीपोजिशन, मतलब बिना किसी कनेक्टिंग वर्ड के उसे यहाँ पर लिख देना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया रमेश गेव अ बुक। अब इसके बाद बात आती है किसे दी, ठीक है, मुझे दी। तो मैं कौन हूं, स्पीकर हूं, या फिर मैं इस वाक्य को लिखने वाला व्यक्ति हूं। तो मैं या तो स्पीकर हूं या तो राइटर हूं। अगेन अब हम यहाँ पर आगे जब बढ़े तो हमने यहाँ पे कहा कि भाई ये शब्द आपके सामने लिखा गया ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये शब्द जो आपने लिखा ये हमारी प्रिंसिपल वर्ब हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, प्रिंसिपल वर्ब, और ये शब्द हमारा वाक्य का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब हमें एक और ऑब्जेक्ट की यहाँ पे आवश्यकता है जो मैं खुद हूँ, और मैं कौन हूँ, स्पीकर हूँ या फिर इस बात को लिखने वाला व्यक्ति हूँ। तो मैं कौन हूँ, स्पीकर हूँ या फिर राइटर हूँ। और यहाँ पर स्पीकर या राइटर को एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरी जगह पे कोई और होगा तो भी किताब दे दी जाएगी। ठीक है ना, जरूरी कौन हुआ, किताब। और दूसरे तथ्य जो जरूरी हुआ वो कौन हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे कौन हो, मैं खुद हूँ। रमेश ने किसको किताब दी, मुझे किताब दी। तो भाई हमने कहा सब्जेक्ट की जगह पे रमेश हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल वर्ब की जगह पर गेव हो गया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे अ बुक हो गया। और स्पीकर या राइटर यानी मैं खुद एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन करके यहाँ पर आना चाहता हूँ। तो जब कभी भी हमें स्पीकर या राइटर को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो हमें पर्सनल प्रोनाउन आई के ऑब्जेक्टिव केस मी की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, मी। ठीक है, और इसके पहले मुझे एक लगाना पड़ेगा क्या, प्रेपोजिशन, और हम लोग यहाँ पे प्रेपोजिशन लगा देंगे टू। बात आपको समझ में आई, क्योंकि मैं टारगेटेड हूँ इस रमेश के लिए ताकि ये किताब मुझे दे सके। तो हमने यहाँ पे देखा क्या, हमने यहाँ पे ये देखा कि जैसे ही स्पीकर या राइटर को ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता पड़ी तो वहां पर शब्द हमारे पास में क्या आया, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी का प्रयोग कर लिया गया। इसी तरीके से हम लोग एक और ट्रांसलेशन लेते हैं आपके सामने इन सारी बातों को समझाने के लिए। हमने यहाँ पे कहा उसने मुझे गणित पढ़ाया। उसने मुझे गणित पढ़ाया। यहाँ पर दो लोग हैं, एक वह है जिसने गणित पढ़ाया और एक मैं हूं जो कि इस बात को बोल रहा है या फिर लिख रहा है, यानी एक मैं हूं जिसने गणित की पढ़ाई की। तो अगर हम लोग बात करें डूअर की तो डूअर हुआ वह, तो ये हो गया सब्जेक्ट। और अगर ये सब्जेक्ट हुआ तो इसकी जगह पे आप दो में से किसी भी एक शब्द का उपयोग कर सकते हैं, या तो ही का उपयोग कर सकते हैं या तो सी, क्योंकि ये सिंगुलर है। और इसका जेंडर, उसने शब्द का जेंडर यहाँ पर क्लियर नहीं है,
ठीक है ना तो हम इसे मैस्कुलिन कह सकते हैं, ना तो हम लोग इसे फेमिनिन कह सकते हैं, इसलिए हम लोग ही का भी उपयोग कर सकते हैं और सी का भी उपयोग कर सकते हैं। अब अगर टेंस एस्पेक्ट सिस्टम की बात की जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जाएगा पॉजिटिव सेंटेंस में, तो हो जाएगा ही और सी, फिर उसके बाद में हो जाएगा टाट। टाट का मतलब पढ़ाया। क्या पढ़ाया उसने? मैथमेटिक्स। तो जो चीज उसने पढ़ाई वो हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स अगर हम ना लिखें तो आप ये कहेंगे उसने मुझे पढ़ाया, तो आपसे सवाल किया जाएगा उसने आपको क्या पढ़ाया, तो सवाल आपका ये पूरा का पूरा वाक्य आपका इनकम्प्लीट सेंस देगा। तो गणित के आने से इसका सेंस कंप्लीट हो जाता है, यानी ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि वर्ब से डायरेक्ट संबंध में है, इस वजह से हम लोग इसे कह देंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स यहाँ पे क्या हो गया भाई? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ये टाट वर्ब क्या हो गया? ये टाट वर्ब आपके सामने लिखा हुआ है प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे, ये एक प्रिंसिपल वर्ब हो गया। और ही या सी किसके जगह पे लिखे गए हैं? सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग कर लिया। और अब बात आती है एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जिसे गणित पढ़ाई गई, वो कौन है? मैं। और मैं कौन हूँ? स्पीकर हूँ या फिर राइटर हूँ। तो फिर से स्पीकर या राइटर को सिंगुलरली यानी एक वचन में ऑब्जेक्ट बनने की जरूरत पड़ गई, इस वजह से हम लोग यहाँ पे फिर से क्या लिखेंगे? मी, ठीक है। और इसके पहले हम लोग क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। तो हो जाएगा ही और सी टाट मैथमेटिक्स टू मी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि जब स्पीकर या राइटर को हमें ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता पड़ रही है किसी भी वाक्य में, तो हमें एक पर्सनल प्रोनाउन मी की आवश्यकता पड़ रही है। इसी तरीके से हम लोगों को अस की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग लिसनर, रीडर या ऑडियंस को ऑब्जेक्ट बना करके कोई बात कहना चाहते हैं तो हमें यू की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि हम लोग किसी थर्ड पर्सन के नाउन को ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं और इसके पूर्व उसी इवेंट में या उसी स्पीच में उस नाउन का जिक्र किया जा चुका है, तो हम लोग उस नाउन की जगह पर उस नाउन के नंबर और जेंडर के आधार पर पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का उपयोग कर लेंगे। बातें आपको समझ में आती है? तो हम लोगों ने अब तक के वीडियो सेशन के जरिए ये जानने की कोशिश की कि पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत पाए जाने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं और उनका इंग्लिश लैंग्वेज में प्रयोजन क्या है, उनको शामिल करने के पीछे का लॉजिक क्या है। आइए कुछ एक एग्जांपल्स और हम लोग देखते हैं जो कि थर्ड पर्सन के नाउन को रिप्लेस करने से संबंधित है। यानी हम लोग यहाँ पर अब उन सारे एग्जांपल्स को क्रैक आउट करेंगे जो हमें ये सिखाने के लिए पर्याप्त होंगे कि भाई थर्ड पर्सन का जो पर्सनल प्रोनाउन है उसके ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोजन क्या है। हमने यहाँ पर एक बात आपके सामने लिखी है, एक इवेंट लिखने की कोशिश की और उस इवेंट को हम लोगों ने इस तरीके से लिखा। हमने यहाँ पे लिखा, मैं कल रोहन से मिला। फिर हमने यहाँ पे लिखा, मैंने उसे 10 रुपए दिया। मैंने उसे 10 रुपए दिया। अब अगर हम लोग इस दोनों चीजों को अनुवाद में लिखना चाहें तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हूँ, तो स्पीकर या राइटर अगर सब्जेक्ट होता है, तो अगर सिंगुलरली सब्जेक्ट है यानी एक वचन का सब्जेक्ट अगर वो बनना चाहता है तो आई से अपनी बात को शुरू करेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा आई, और यहाँ पे सेंटेंस का जो टेंस एस्पेक्ट सिस्टम है वो कहता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया जाएगा, आई मेट। किससे मिला? रोहन से मिला। आई मेट रोहन। कब मिला? एस्टरडे। तो हम लोगों ने पहले वाक्य का अनुवाद इस तरीके से किया, आई मेट रोहन एस्टरडे। फिर उसके बाद हमने कहा मैंने, इट मीन्स फिर से मुझे आई लिखना पड़ेगा। फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, दिया। दिया बोलने का मतलब गेव, आई गेव। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं उसे, ठीक है ना। मैंने उसे 10 रुपए दिए। तो मुझे दो बातें लिखनी है। एक तो मुझे लिखना है आई गेव 10 रुपीज, ठीक है। पहले मैं अब इतनी बातें पूरा कर लेता हूं। आई गेव 10 रुपीज, मैंने 10 रुपए दिए। अब किसे दिए उसको हमें यहाँ पे लिखना है। हमने उसे दिया 10 रुपया, और उसे कौन है?
उसे शब्द के जरिए आप लोग इनडायरेक्टली रोहन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। किसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? रोहन को यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। अब रोहन यहाँ पे बनने क्या वाला है? रोहन यहाँ पे एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनने वाला है। रोहन यहाँ पे क्या बनने वाला है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनने वाला है। यानी जो पर्सन, जो व्यक्ति अभी पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन करके आया था, वही व्यक्ति फिर से यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनने को तैयार है। तो ये एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पर रोहन लिख दूं और बात खत्म हो जाए, और दूसरा तरीका ये है कि भाई रोहन को बार बार हमें रिपीट टेलीकास्ट होने से अगर बचाना है तो रोहन के जेंडर और नंबर के आधार पर यहाँ पर हम लोग एक ऑब्जेक्टिव केस के पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे और वही प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होगा किसका? रोहन का। तो अगर हम लोग रोहन के नंबर की बात करें, रोहन के अगर नंबर की बात करें तो रोहन कैसा है? सिंगुलर है, यानी एक वचन का है। और अगर रोहन के जेंडर की बात करें तो हमारे और आपके क्षेत्र में रोहन किसका नाम होता है? किसी एक पुरुष का नाम होता है। तो हम लोग इसको किस जेंडर का मान लेंगे? मैस्कुलिन जेंडर का। और जैसे ही ये दोनों बातें हम लोग निर्धारित करेंगे, हमें पर्सनल प्रोनाउन की फील्ड से मिलेगा क्या? ही। और ही का जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट बनाना है इस बात को, जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे ही का, तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा? हमको यहाँ पर मिलेगा हिम। और इसी हिम को ले जाकर के यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से ट्रांसलेट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि किसी एक थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता हो और साथ ही साथ में वो व्यक्ति पूरे इवेंट में, पूरे स्पीच में कहीं पर आ चुका हो, यानी फिर से उसे हमें रिपीटेडली लिखना हो, यानी फिर से उसे हमें दोहरा करके लिखना हो, तो ऐसे केस में हम लोग उसका नाम लिखने के बजाय ऑब्जेक्ट की जगह पर पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस में से इसी पर्सन के जेंडर और नंबर के आधार पर ऑब्जेक्टिव केस का पर्सनल प्रोनाउन निकाल करके उसकी जगह पे क्या कर देते हैं? सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यानी जो थर्ड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउंस के ऑब्जेक्टिव केस हैं, उनका प्रयोग हम लोग थर्ड पर्सन के अंतर्गत पाए जाने वाले व्यक्ति को अगर ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता पड़ रही हो और फिर से वो आ रहा हो, यानी रिपीट हो रहा हो, तो उन सारे प्रोनाउंस का हम लोग प्रयोग करते हैं जो कि पर्सनल प्रोनाउंस के थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इन सभी तथ्यों के साथ में हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का जो बेसिक फाउंडेशन होता है, यानी उसके उपयोग का जो बेसिक नियम हो सकता है, बेसिक कॉन्सेप्ट या लॉजिक हो सकता है, उन सभी तथ्यों को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न कर लिया। आप इन सभी तथ्यों पर एक बार विचार विमर्श करिए। जो भी चीज़ें आपसे छूट रही हैं इस लेक्चर में, उसे आप इस वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख करके उन्हें कलेक्ट करने की कोशिश करिए। मैं थोड़ी ही देर में आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा पर्सनल प्रोनाउन के पजेसिव केस को डिस्कस करने के लिए, जो कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों से मिलकर के बना हुआ है। तो मित्रों, अब तक के वीडियो सेशन में हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस में कौन कौन से शब्द होते हैं और उनका क्या प्रयोजन होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, और कैसे हम लोग उन्हें एफिशिएंटली यूज करते हैं, और इसके बाद में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस को भी स्टडी किया, और हम लोगों ने ये पाया कि जो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस है उसके अंतर्गत जितने भी शब्द होते हैं उनका प्रयोग स्पीकर, राइटर, लिसनर, रीडर, ऑडियंस या फिर किसी थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उनके स्थान पर प्रयोग किया जाता है। और हम लोगों ने इन सारी तथ्यों को एग्जाम्पल्स के जरिए एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की। संभवतः आपको सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और उसका लॉजिकल मीनिंग भी समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग एक और केस लेते हैं पर्सनल प्रोनाउंस का, जिसे हम लोग पजेसिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। तो आइए हम लोग इस बात को बड़े ही आराम से और बहुत ही खूबसूरत तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं पजेसिव केस की, ठीक है, पजेसिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस के अंतर्गत पाए जाने वाले सभी शब्दों का पजेसिव केस हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो जो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर समझने की आवश्यकता है वो ये कि पजेसिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस एक्चुअल में किन वर्गों में डिवाइडेड है, ठीक है, किन वर्गों में डिवाइडेड है।
तो अगर आपको इस बात का जवाब मैं दूं तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि भाई जो पॉजेसिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस है वो दो प्रकार के शब्दों को शामिल करता है आपस में, ठीक है ना। एक वो शब्द हैं जो कि एडजेक्टिव के तरीके से यूज होते हैं और एक वे शब्द हैं जो कि प्रोनाउन के ही तरीके से यूज होते हैं। तो जो एडजेक्टिव के तरीके से यूज होते हैं उनको हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जो एडजेक्टिव के तरीके से यूज होते हैं उनको हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं और जो प्रोनाउन के तरीके से यूज होते हैं उनको हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। जो प्रोनाउन के तरीके से यूज होते हैं उनको हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं। इसके पूर्व हम लोगों के पास में पर्सनल प्रोनाउन की एक लिस्ट है और उस लिस्ट में 7 प्रोनाउन आपके सामने है, ठीक है ना। पर्सनल और इम्पर्सनल अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 7 शब्द आपके पास में है और उन सारे 7 शब्दों को हम लोग कहते क्या है, सब्जेक्टिव केस। तो अगर हम लोग सब्जेक्टिव केस के पर्सनल प्रोनाउंस लिखें और उनके पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास में क्या क्या शब्द मिलेंगे। अगर हमारे पास में आई होगा सब्जेक्टिव केस का तो उसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेगा वो बनेगा माई और इसी का पॉजेसिव प्रोनाउन जो बनेगा वो क्या बनेगा, माइन, ठीक है। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेगा माई और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा, माइन। इसके बाद में हमारा जो अगला प्रोनाउन होगा उसे हम लोग वी कहते, ठीक है। तो वी का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो हो जाएगा आर और वी का जो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा वो हो जाएगा आर्स। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में सेकंड पर्सन में होगा यू। यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा योर और यू का पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा योर्स, ठीक है। सेकंड पर्सन आपका हो गया। ये दोनों मिलाकर के हमारे पास में कौन सा हो गया, फर्स्ट पर्सन, और ये यहां से यहां तक हो गया आपका सेकंड पर्सन। अब इसके बाद बात आएगी किसकी, इसके बाद बात आएगी थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन में जो सबसे पहला शब्द मिलेगा वो ही होगा। ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा हिम और ही का पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा हिज, ठीक है। सॉरी, ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा हिज और ही का पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा हिज। यहाँ पर एक बात आपके लिए नोटिसेबल है कि जो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑफ ही है या पॉजेसिव प्रोनाउन ऑफ ही है दोनों सेम वर्ड के द्वारा इंडिकेट होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के केस में देखा था, यू और इट के केस में। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि भाई जो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो हिज होगा और ही का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, वो भी हमारा हिज ही होगा, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला शब्द होगा सी। तो सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा हमारे पास में हर और सी का पॉजेसिव प्रोनाउन जो होगा उसको हम लोग कहते हैं हर्स। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे दे की। तो दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा देयर। दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा देयर और दे का पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा देयर्स। दे का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, देयर्स। और लास्ट वर्ड हमारे पास में होगा इट। तो इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा इट्स और इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें हैं आपके सामने, एक चार्ट है, ठीक है ना। इस पूरे चार्ट में क्या बातें लिखी हुई हैं, इस पूरे चार्ट में आपको पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत पाए जाने वाले सभी शब्दों को लिखा गया, जो कि 7 शब्द हैं। और इन 7 शब्दों में फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी है, सेकंड पर्सन के अंतर्गत यू है और थर्ड पर्सन के अंतर्गत हमारे पास में ही, सी, दे और इट है, जिसमें से इट को हम लोग इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं और बाकी जितने भी शब्द हैं 6 शब्द वो सारे के सारे आपके पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसके बाद में हम लोगों ने बात की कि भाई अगर हम लोग पॉजेसिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन सीखना चाहते हैं तो हम लोगों को जो सबसे पहली बात सीखनी है वो ये है कि पॉजेसिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन 2 भागों में बटा हुआ है। एक को हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं और दूसरे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। यानी
ये जितने भी शब्द हमने यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं, इनका प्रयोग हम लोग अपने वाक्य में एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। और ये शब्द जो हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं, इनका उपयोग हम लोग अपने वाक्यों में प्रोनाउन के तरीके से करते हैं। और आपको पता होगा कि प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इन दो जगहों पर किया जाता है। प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इन दो जगहों पर करते हैं नाउन को रिप्लेस करने के लिए। यानी एक बात ये क्लियर हो जाती है कि ये जो शब्द आपके सामने लिखे गए हैं, इन शब्दों का प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव के तरीके से यदि करेंगे तो जाहिर सी बात है इनका संबंध होगा नाउन से, इनका संबंध होगा नाउन से। और साथ ही साथ में इनका प्रयोग हम लोग नाउन के पहले एट्रीब्यूटिव पोजीशन पर करेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल आपके सामने फिर से खड़ा होगा कि भाई एट्रीब्यूटिव पोजीशन ऑफ नाउन क्या होती है, यानी किसी नाउन के सापेक्ष में एट्रीब्यूटिव पोजीशन क्या होती है। तो अभी हम लोग उन सारी बातों को चर्चा में लाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ तक बातें सीखी भाई कि जो हमारा पॉजेसिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन है, ये दो प्रकार के वर्गों में विभक्त है। एक प्रकार के वर्ग में उन सभी शब्दों को शामिल किया गया है जिन्हें हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं और एडजेक्टिव के तरीके से इन सभी शब्दों का उपयोग करते हैं। और एक वो वर्ग है जिन्हें हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं और इसके अंतर्गत पाए जाने वाले शब्दों का प्रयोग हम लोग अपने सेंटेंसेस में प्रोनाउन के तौर पर करते हैं। और साथ ही साथ में हम लोगों ने ये भी सीखने की कोशिश की कि भाई सब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत जितने भी शब्द पाए जाते हैं, 6 से 7 शब्द आपके पाए जाते हैं, उन सभी शब्दों में से किसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, किसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। और यदि इन सभी शब्दों की बात की जाए तो इनके हम लोगों ने पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन के कौन कौन से शब्द होते हैं, उन सभी बातों को हम लोगों ने यहाँ तक बाय चार्ट यहाँ पर स्टडी कर लिया। अब बात आती है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव कब यूज होगा और पॉजेसिव प्रोनाउन कब यूज होगा। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर सी बात है कि भाई ये शब्द हमारा एडजेक्टिव है और ये शब्द हमारा क्या है, प्रोनाउन है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं वो किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट की तरह या ऑब्जेक्ट की तरह, जो पॉजेसिव प्रोनाउन के शब्द हैं इनका उपयोग हम लोग किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट की तरह या ऑब्जेक्ट की तरह कर सकते हैं। और जो पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं इनका प्रयोग हम लोग एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह नाउन के पूर्व, नाउन के संबंध में विवरण पेश करने के लिए करते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह नाउन के पूर्व, नाउन के संबंध में विवरण पेश करने के लिए करते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हैं, यानी इनके जरिए हम लोग किसी भी नाउन का विवरण पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथ ही साथ में हम लोग इनकी जो पोजीशनिंग रखते हैं वो एट्रीब्यूटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू नाउन रखते हैं, यानी नाउन के जस्ट पहले हम लोग इन्हें प्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो आइए कुछ एक एग्जाम्पल से हम लोग इन सभी तथ्यों को अपने जो है नॉलेज में बिठाने की कोशिश करते हैं और हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउंस के डेफिनेशंस और उसके अंतर्गत पाए जाने वाले शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे पहला तथ्य आपको समझने की आवश्यकता है वो क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। मतलब पर्सनल प्रोनाउंस के जो पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं उनका उपयोग हम लोग क्या करने के लिए करने वाले हैं। लेटर ऑन हम लोग इस बात पे आएंगे कि भाई पॉजेसिव प्रोनाउंस का क्या उपयोग है। तो ये आपके सामने जितनी ये छोटी सी एक लिस्ट लिखी हुई है जिसमें सबसे पहले हमने सब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत पाए जाने वाले शब्दों को लिखा है और फिर बाद में हम लोगों ने पॉजेसिव एडजेक्टिव इन सभी शब्दों का बना करके आपके सामने लिखा है। आप इस चार्ट को चाहे जो है एक ही चार्ट में सब कुछ बना लीजिए, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, या फिर मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाते जा रहा हूँ इसी तरीके से आप लोग बनाते जाइए। मैटर ऑफ द फैक्ट आपके दिमाग में ये है कि भाई आपका जो सवाल है वो हल होना चाहिए। आपने चार्ट चाहे जैसे भी बनाया हो, किताब में चाहे जैसा भी लिखा गया हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता। बात आपको समझ में आई? आपको लॉजिक समझने से जरूरत है, कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने यहाँ पे आपके सामने बोला कि भाई पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। और दूसरी बात हम लोगों ने बोला कि भाई पॉजेसिव एडजेक्टिव वे शब्द हैं
जिनके जरिए, अब यहां पर इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, वे शब्द जिनके द्वारा किसी व्यक्ति के संबंध या अधिकार अथवा किसी जानवर, निर्जीव वस्तु इत्यादि के संबंध को व्यक्त किया जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते। तो आपके सामने फिर से वही डेफिनेशन का चक्कर है। डेफिनेशन हमने आपके सामने बना करके पेश की है, ठीक है ना। ऐसा आपको सभी किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बस केवल ये है कि ये आपकी एनालिसिस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो भी है उसके आधार पर जो भी निकल पाया वो मैंने आपके सामने लिखने की कोशिश की है, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से बातें समझ में आ पाए। तो हमने कहा वे शब्द यानी ऐसे शब्द जिनके द्वारा किसी व्यक्ति के संबंध या अधिकार, किसी भी व्यक्ति के संबंध में दो बातें कही जा सकती है, मतलब उसका रिलेशनशिप बताया जा सकता है या फिर उसका पोजीशन बताया जा सकता है। पोजीशन का मतलब उसका किसी भी वस्तु अथवा दूसरे व्यक्ति के ऊपर अधिकार हो सकता है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध हो सकता है। ये दो बातें हो सकती हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में। अथवा अगर व्यक्ति नहीं है यानी पर्सन नहीं है तो वहां पे जानवर हो सकता है, एनिमल हो सकता है या फिर कोई निर्जीव वस्तु या फिर इस कैटेगरी के अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी प्रकार के आपके हो सकते हैं नाउन, उन सभी को शामिल कर लिया जाता है इत्यादि शब्द के द्वारा। अब इनके संबंध को प्रकट किया जाता है। जानवर के अधिकार को हम लोग नहीं बता सकते, जानवर कोई एक ऐसा प्राणी नहीं है जो अपने पोजीशन को प्रकट कर सकता है, तो हम लोग जानवर के संबंध को बताने की कोशिश करते हैं। निर्जीव वस्तु भी अपने अधिकार को प्रकट करने वाली कोई तथ्य नहीं है, इस वजह से निर्जीव वस्तु के भी संबंध को हम लोग प्रकट करने की कोशिश करते हैं। तो ऑल इन ऑल हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं इनके जरिए हम लोग नाउन के, ठीक है ना, नाउन के पोजीशन या रिलेशन को प्रकट करने की कोशिश करते हैं। अब एक बात यहाँ पर और नोट करनी शेष रह जाती है, वो ये कि भाई नाउन के पोजीशन को तो ये प्रकट करने वाले शब्द है, नाउन के अधिकार को बताने वाले या संबंध को बताने वाले शब्द के तौर पे हम लोग इनका उपयोग करेंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग इनका प्लेसमेंट कहाँ पे करेंगे, किसी भी सेंटेंस में हम लोग इन्हें कहाँ पर रखेंगे। नाउन के पहले लिखेंगे, नाउन के बाद में रखेंगे, नाउन के बाद में कोई वर्ब लगा करके फिर उसके बाद में रखेंगे। ये सारी चीजें क्या कहती हैं, सिंटैक्स ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव। सिंटैक्स ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलने का मतलब प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव विद इन अ सेंटेंस विद रिस्पेक्ट टू नाउन। नाउन के सापेक्ष में पॉजेसिव एडजेक्टिव को कहां पर रखा जाता है ये आपको बताएगा क्या, सिंटैक्स ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव की वाक्य संरचना के आधार पर स्थिति। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव की जो स्थिति होती है वो एट्रीब्यूटिव होती है। वो कैसी होती है, एट्रीब्यूटिव होती है। एट्रीब्यूटिव पोजीशन with respect to attributive position with respect to a noun, मतलब नाउन इसे चाहिए ही चाहिए। यहां पर एक बात तय हो जाती है, मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर आएगा तो साथ में नाउन को लेकर के आएगा, यानी नाउन पहले आएगा और पॉजेसिव एडजेक्टिव उसके संबंध में आएगा, यानी नाउन की हमें आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। और जब ये नाउन हमारे पास में आ जाएगा जिसके अधिकार या संबंध को हम प्रकट करना चाहते हैं, तो उसके पूर्व की पोजीशन यानी एट्रीब्यूटिव पोजीशन, उसके पूर्व की पोजीशन पर हम लोग क्या लगा देंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाने की आवश्यकता हमको रह जाएगी।
तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई पॉजेसिव एडजेक्टिव जब आएगा तो हमारे पास में एक सिंटैक्स बनेगा जिसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। हमारे पास में यहाँ पर होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, सिंपल सी अगर हम लोग बात करें तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा और इसके बाद में वो नाउन होगा, इसके बाद में वो नाउन होगा जिस नाउन के ऊपर किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का अधिकार या संबंध होगा। बात समझ में आई? इसके बाद में वो नाउन होगा जिसके ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति का संबंध या अधिकार हो सकता है या फिर किसी जानवर या निर्जीव वस्तु इत्यादि का संबंध हो सकता है। ठीक है ना। तो ये सिंटैक्स अगर आपको अभी ना समझ में आए तो इसके लिए आप घबराइएगा नहीं, बशर्ते ये है कि जहां कहीं पे भी पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा उसके बाद में आपको नाउन जरूर मिलेगा। हाँ, ये संभावना है कि इसके बाद में कुछ एक शब्द मिले और उसके बाद में आपको क्या मिले, नाउन मिले, लेकिन अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो नाउन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है। तो इन सारी बातों को हम लोग थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करते हैं और कुछ एक एग्जाम्पल से इन सभी बातों को हम लोग आसानी से समझ लेते हैं। देखिए भाई, हमने यहां पर एक सेंटेंस आपके सामने लिखने की कोशिश की है। रोहन likes his new bike। ठीक है, हमने एक सेंटेंस यहाँ पर लिखने की कोशिश की है इस तरीके से, रोहन likes his new bike। अगर हम लोग बात करें रोहन की तो हम लोगों ने यहाँ पे रोहन के जरिए एक व्यक्ति को एक सब्जेक्ट बनाने की कोशिश की है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया भाई पर्सन एज अ सब्जेक्ट। एक व्यक्ति को हमने यहाँ पर एक सब्जेक्ट बनाने की कोशिश की है और रोहन क्या कार्य करता है, रोहन पसंद करने का कार्य करता है। रोहन लाइक्स यानी रोहन पसंद करता है। क्या पसंद करता है? बाइक पसंद करता है कि न्यू पसंद करता है कि हिज पसंद करता है? तो आपका जवाब होगा रोहन लाइक्स बाइक। रोहन किसे पसंद करता है? रोहन गाड़ी पसंद करता है। और कैसी गाड़ी? नई गाड़ी पसंद करता है। तो अगर हम लोग इस न्यू की बात करें तो इस न्यू के जरिए आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन ऑफ बाइक देने की कोशिश की। इसके जरिए आपने यहाँ पे क्या देने की कोशिश की भाई? डिस्क्रिप्शन ऑफ बाइक। हिंदी में अगर लिखें तो आप कह सकते हैं इसके जरिए आपने बाइक का विवरण देने की कोशिश की। ठीक है। और अगर आपने इसके जरिए डिस्क्रिप्शन ऑफ बाइक देने की कोशिश की, इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो न्यू शब्द हुआ इसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। यानी वे सभी शब्द जिनके जरिए आप लोग किसी भी नाउन का विवरण प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, डिस्क्रिप्शन पेश करने की कोशिश करते हैं, उन सभी शब्दों को डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है। अब बात आती है कि भाई अब हमारे पास में क्या हो गया, पूरा का पूरा माजरा ये हो गया कि रोहन लाइक्स न्यू बाइक। रोहन कैसी बाइक पसंद करता है? नई गाड़ी पसंद करता है, नई बाइक पसंद करता है। फिर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे पास में क्या हो गया? एक फ्रेज हो गया जो कि नाउन के तरीके से यूज हो रहा है। ठीक है। फिर इसके बाद में हिज का क्या कार्य हुआ? हिज के जरिए हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं? हिज के जरिए हम लोग इस न्यू बाइक पर किसी व्यक्ति का अधिकार बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है। यहाँ पर हिज के दो अर्थ हैं, अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पे लिखा रोहन लाइक्स, रोहन पसंद करता है। क्या पसंद करता है? बाइक, और वो भी कैसी? नई। यानी रोहन लाइक्स न्यू बाइक, रोहन नई गाड़ी पसंद करता है। और उसके बाद कहते हैं रोहन लाइक्स हिज न्यू बाइक, यानी रोहन उसकी नई गाड़ी पसंद करता है। एक बात, रोहन अपनी नई गाड़ी पसंद करता है, ये दूसरी बात। ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पर हिज लिखा तो हिज का यहाँ पर दो अर्थ हुआ, या तो इसका अर्थ हो जाएगा उसकी, या तो इसका अर्थ हो जाएगा अपनी। ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने ये सवाल होगा कि कब इसका अर्थ केवल उसकी होगा और कब इसका अर्थ अपनी होगा। इस बात पर हम लोग थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर हिज का औचित्य समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हिज को हम लोगों ने यहाँ पर लाया क्यों। हिज के जरिए आपने या तो किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार बताने की कोशिश की है इस नई गाड़ी पर,
या तो आपने रोहन के खुद के अधिकार को बताने की कोशिश की है इस नई बाइक पर, तो इसका मतलब ये जो दो शब्द आपने लिखे, ये इन दोनों शब्दों के जरिए आप लोगों ने किसी व्यक्ति के अधिकार को इस नई गाड़ी के ऊपर स्थापित करने की कोशिश की। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि हिज यहाँ पर कैसा शब्द हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। हिज यहाँ पर क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव वे शब्द हैं जिनके जरिए आप लोग किसी भी व्यक्ति के संबंध या अधिकार को या फिर किसी जानवर या निर्जीव वस्तु इत्यादि के संबंध को किसी दूसरे नाउन के साथ में जोड़ने की कोशिश करते हैं। और जिस नाउन के साथ में आप जोड़ने की कोशिश करते हैं संबंध या अधिकार, वह नाउन इसी पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में आपको देखने को मिल जाता है। बात आपको कंफर्म हो जाती है। अब आते हैं कि भाई कब इसका अर्थ केवल उसकी होगा और कब इसका अर्थ अपनी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर केवल आप हिज लगाएंगे, मैंने हिज बोला, तो मैं रोहन हूं नहीं, आप रोहन है नहीं। ठीक है, तो अगर मैं शब्द लिखूं हिज, तो हिज के जरिए थर्ड पर्सन के मैस्कुलिन जेंडर के सिंगुलर नाउन का बोध होगा, और वो थर्ड पर्सन रोहन है या कोई और है, ये तो केवल मैं जानता हूं। इस वजह से इस हिज के जरिए रोहन का ही बोध होता है, ये निश्चित नहीं है। और अगर आप इसे जस्टिफाई करना ही चाहते हैं कि नहीं ये हिज जो है इसी रोहन के लिए है, पूर्ण निर्धारित आप करना चाहते हैं, तो आपको हिज न्यू बाइक की जगह पर एक छोटा सा शब्द आपको इसके बीच में लगाना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा हिज ओन न्यू, और उसके बाद में क्या लिखना पड़ेगा, बाइक। अब ये जो ओन शब्द है ये एक इंटेंसिफायर है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, इसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिफायर। इसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिफायर। इंटेंसिफायर बोलने का मतलब क्या होता है, इस व्यक्ति के अधिकार को, मतलब जो व्यक्ति इसके पहले आया है, यहां पर कौन आया है, रोहन, इस रोहन के अधिकार को हिज के द्वारा प्रकट किया गया है। इसी बात को इंटेंसिफाइंग करने का काम कौन करता है, ओन करता है। और ये यहाँ पर जस्टिफाई कर देता है कि नहीं ये जो हिज का संबंध है, यानी हिज जिसके लिए प्रयोग किया गया है वो रोहन ही है। यही अंतर होता है थर्ड पर्सन के पॉजेसिव एडजेक्टिव और थर्ड पर्सन के पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में आने वाले ओन शब्द के दोनों के बीच में। यानी अगर हमने हिज लिखा तो इसका दो अर्थ है, उसकी या अपनी। यानी इसका अर्थ निकलेगा रोहन लाइक्स हिज न्यू बाइक, यानी रोहन उसकी नई गाड़ी पसंद करता है। और दूसरा अर्थ निकलेगा रोहन लाइक्स हिज न्यू बाइक, रोहन अपनी नई गाड़ी पसंद करता है। और अगर हमने लिख दिया रोहन लाइक्स हिज ओन न्यू बाइक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रोहन पसंद करता है अपनी खुद की नई बाइक। बहरहाल हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कि भाई जो हिज शब्द है इसके जरिए हम लोगों ने किसी थर्ड पर्सन के व्यक्ति के अधिकार को इस बाइक के ऊपर स्थापित करने का कोशिश किया। इस वजह से इस शब्द को हम लोग क्या बोल देंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव। यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव वे शब्द हुए जिनके जरिए हम लोग किसी भी व्यक्ति के अधिकार या संबंध को प्रकट करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ एक एग्जांपल्स और मैं आपके सामने पेश करता हूं, जहां पर हम लोग अधिकार की बात ना करके संबंध की बात करेंगे, रिलेशन की बात करेंगे। ठीक है, जैसे हमने फिर से यहां पर एक सेंटेंस लिखने की कोशिश की, रोहन टाट मैथमेटिक्स टू माई ब्रदर। ठीक है, रोहन टाट्स मैथमेटिक्स टू माई ब्रदर। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रोहन हो गया सब्जेक्ट, रोहन हो गया सब्जेक्ट, टाट यहाँ पे हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। मैथमेटिक्स यहाँ पर हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैथमेटिक्स यहाँ पर क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और टू लगा करके हमने माई ब्रदर लिखने की कोशिश की है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस का। मतलब मैथमेटिक्स किसे पढ़ाई जाती है इसके जरिए आपने बताने की कोशिश की है।
अब यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में दो शब्द हैं, एक शब्द है माई और एक शब्द है ब्रदर। ब्रदर की अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया नाउन, और अगर हम माई के जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो अभी अभी आपने सीखा, इसे हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑफ आई कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑफ आई। आई हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है जिसके जरिए हम लोग सिंगुलर स्पीकर या राइटर को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। यानी हम लोग यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, यानी मैं खुद यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भाई है ये कौन है? मेरा है। यानी इस भाई के साथ में संबंध किसका है? मेरा है। स्पीकर या राइटर का संबंध बताने वाला शब्द कौन हुआ? माई हुआ। तो माई को हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे? माई को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में क्या बोल देंगे कि भाई ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और इसके जरिए आप लोग क्या बताने की कोशिश करते हैं? इसके जरिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ पोजीशन ऑफ सिंगुलर स्पीकर, पोजीशन ऑफ सिंगुलर स्पीकर, और अगर स्पीकर मैं नहीं हूँ तो यहाँ पर क्या हूँ? राइटर। तो माई के जरिए हम लोग क्या बताने की कोशिश करते हैं? सिंगुलर स्पीकर या राइटर के अधिकार या संबंध को बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पोजीशन नहीं बताने की कोशिश की है, यहाँ पर पोजीशन भी हो सकता है और यहाँ पर क्या हो सकता है? रिलेशन भी हो सकता है। रिलेशन का मतलब संबंध। बात आपको समझ में आई? इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे लिखा This book has its own value in the market। अगर हम लोग इस पूरे सेंटेंस को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया कौन? बुक, जो कि यहाँ पे क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग बोलने का मतलब क्या हुआ? निर्जीव वस्तु है। ठीक है, तो निर्जीव वस्तु के अधिकार के बारे में बात नहीं हो सकती, और इसी निर्जीव वस्तु के लिए हम लोग प्रोनाउन के तौर पे किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। चूंकि ये सिंगुलर है इस वजह से हम लोग इट का प्रयोग कर सकते हैं, और हम लोगों ने इसी के संबंध में इट्स का प्रयोग कर रखा है। और वैल्यू यहाँ पे क्या है? एक नाउन है। वैल्यू का मतलब क्या होता है? मूल्य या कीमत। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला? दिस बुक हैज, यानी इस किताब के पास है, क्या है? वैल्यू है, यानी कीमत है। और ये कीमत किसकी है? इट्स ओन, इसकी अपनी कीमत है। इस किताब की अपनी कीमत है। तो इट्स यहाँ पे क्या हो गया? इट्स यहाँ पे हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, और इस पॉजेसिव एडजेक्टिव के जरिए आपने क्या बताने की कोशिश की? इस पॉजेसिव एडजेक्टिव के जरिए आपने रिलेशन ऑफ बुक विद रिस्पेक्ट विद वैल्यू, वैल्यू शब्द से आपने किताब के रिलेशन यानी संबंध को जोड़ने की कोशिश कर रखी है। यानी यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर निर्जीव वस्तु या जानवर है तो उसके संबंध को किसी नाउन के साथ में जोड़ने का कार्य भी कौन करता है? इट्स शब्द करता है, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव करता है। तो इन सारे डिस्कशंस का जो सारांश है वो ये कहता है कि भाई पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत उन सभी शब्दों को शामिल किया गया है जिनके जरिए हम लोग किसी व्यक्ति के संबंध या अधिकार अथवा किसी जानवर या निर्जीव वस्तु इत्यादि के संबंध को किसी दूसरे नाउन के साथ में जोड़ने की कोशिश करते हैं। और जब कभी भी हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं तो उसे हम लोग उस नाउन के पूर्व एट्रीब्यूटिव पोजीशन पर यूज करते हैं जिस नाउन के साथ में हम लोग किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर इत्यादि के संबंध या अधिकार को प्रकट करना चाहते हैं। तो अब तक के वीडियो सेशन में हम लोगों ने पॉजेसिव एडजेक्टिव केस को अध्ययन किया, या फिर ये कह लीजिए कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी शब्द होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के पॉजेसिव एडजेक्टिव, उन सभी शब्दों का हम लोगों ने बहुत ही बेहतर तरीके से अध्ययन किया। मैं थोड़ी ही देर में आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा पॉजेसिव प्रोनाउन को डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए आप इन सारी चीज़ों को नोट आउट कर लीजिए, और जो भी चीज़ें आपके दिमाग में अभी भी
जो है फीड होनी शेष रह गई हैं, उन सारी चीज़ों से संबंधित जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड किए गए हैं उन्हें देख करके उन चीज़ों को रिकैप कर लीजिए।